हेलो डियर स्टूडेंट्स, यूपी बोर्ड क्लास 12th में हम लोग अब लास्ट चैप्टर पर पहुंचे हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये पूरा चैप्टर मिला के ये 4 नंबर का आता है बोर्ड एग्जाम में। तो पूरा कंप्लीट चैप्टर देखिए, इन 3 प्रश्नों के माध्यम से हम लोग कंप्लीट करेंगे। पहला प्रश्न देखिए कैसे आएगा कि ये विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं। ठीक है, तो ये लघुत्तरीय टाइप में भी आ सकता है और अति लघुत्तरीय में भी आ सकता है। अति लघुत्तरीय में आएगा तो और भी चीज़ें इसके अंतर्गत आएंगी, जैसे विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है और विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषताएं, ये पूरा मिला लीजिए। ठीक है, तो ये पूरा एक प्रश्न ये बन जाएगा। या इसी में देखिए ये मिला करके ऐसे बन जाता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं, और इसी में देखिए इसी में ये भी प्रश्न मिला देता है कभी कभी, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं और विस्थापन धारा क्या होती है और एम्पियर मैक्सवेल समीकरण प्राप्त कीजिए। ठीक है, या ये प्रश्न बहुत बार पूछा, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं और एम्पियर मैक्सवेल समीकरण के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। एम्पियर मैक्सवेल समीकरण के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं। ठीक है, और विस्थापन धारा क्या होती है, इसकी आवश्यकता क्यों महसूस होती है, ये प्रश्न। और अगला ये तीसरा प्रश्न, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या है। अब स्पेक्ट्रम से रिलेटेड कुछ ना कुछ 1 नंबर वाला ये आता है, ये लॉन्ग में नहीं आता ज़्यादातर। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या है और इसमें जो स्पेक्ट्रम अलग अलग तरंगों के लिए जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, उन तरंगों की तरंगदैर्ध्य, परास और साथ ही साथ पूछ लिया जाता है उपयोग, इनके उपयोग और कहाँ से ये उत्पन्न हुई हैं। ठीक है, गुण। तो ये चीज़ें इन 3 प्रश्नों के माध्यम से हम लोग इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ये पहला प्रश्न पहले देखते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगे ये होती क्या हैं। ये जो है बात 1865 की है, मैक्सवेल ने जो है बताया इसके बारे में। विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में कब बताया गया, 1865 में। किसने बताया, मैक्सवेल ने। तो मैक्सवेल ने 1865 ईस्वी में ये बताया कि जब किसी विद्युत परिपथ में उच्च आवृत्ति से धारा के मान में परिवर्तन होता है। आप समझिए, ध्यान दीजिए, जब किसी परिपथ में धारा के मान में परिवर्तन होता है तो क्या क्या चीज़ें होती हैं, हमने पिछले विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा में समझ लिया। समझे नहीं समझे, परिपथ में धारा के मान में जब परिवर्तन होता है तो क्या क्या होता है, धारा के मान में परिवर्तन होता है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित धारा बहने लगती है, यही सब होता है ना। तो यहाँ बात यह है कि उच्च आवृत्ति से जब धारा के मान में परिवर्तन होता है, तो जहाँ उच्च आवृत्ति से धारा के मान में परिवर्तन होता है वहाँ चारों तरफ ऊर्जा तरंगों के रूप में संचरित होने लगती है। वहाँ चारों तरफ ऊर्जा कैसे संचरित हो जाती है, तरंगों के रूप में ऊर्जा संचरित होने लगती है, और इन्हीं तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। बस समझ में आई। ये थोड़ा थोड़ा 1-2 अक्षर लिख दे रहे हैं जिससे आपको जो है लिखने में, नोट्स बनाने में आसानी हो। तो मैक्सवेल ने 1865 ईस्वी में बताया कि जब किसी परिपथ में क्या होता है, उच्च आवृत्ति से धारा के मान में परिवर्तन होता है, धारा के मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है, तो चारों तरफ ऊर्जा ये तरंगों के रूप में संचरित होने लगती है। ऊर्जा तरंगों के रूप में संचरित होने लगती है, जिसे विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। याद हो गया ना। फिर से एक बार सुनिए, मैक्सवेल ने 1865 ईस्वी में बताया कि जब परिपथ में उच्च आवृत्ति से धारा के मान में परिवर्तन होता है तो चारों तरफ ऊर्जा तरंगों के रूप में संचरित होने लगती है, इसे विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। समझ में आया। अब विद्युत चुंबकीय तरंगों में क्या क्या होता है, देखिए बात क्या है, विद्युत फिर चुंबकीय तरंगे हैं। अब 2 चीज़ें ना, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों आ गया। तो इन तरंगों में, यानी जो ऊर्जा उत्पन्न हुई तरंगों के रूप में, इस ऊर्जा में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों होता है, और ये दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ये बातें याद रखिए, देखिए विशेषता में ये सब हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय तरंगों में क्या होती है, विद्युत क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर एक दूसरे के लंबवत होते हैं, और साथ ही साथ देखो ये तरंगे चलेंगी ना, जब तरंगे चलेंगी तो साथ साथ विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों चल रहा है। तो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र लंबवत है,
और साथ ही साथ इसके चलने की दिशा भी लंबवत होती है। तो मतलब तीनों चीज़ें एक दूसरे के लंबवत हो गई। तीन चीज़ें क्या क्या हुई? विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और तरंग संचरण की दिशा या तरंग के चलने की दिशा, तीनों परस्पर एक दूसरे के लंबवत होती हैं। ठीक है, तो ये तरंगें जो है तीनों एक दूसरे के लंबवत होती हैं। जैसे देखिए इस प्रकार से हम आपको दिखा दे रहे हैं, ये विद्युत चुंबकीय तरंगें, ये इस प्रकार से, ये विद्युत चुंबकीय तरंगें देख पा रहे हैं कैसे? ये लो, अब इसमें देखिए ये विद्युत क्षेत्र की दिशा दिखा दी है। अब ये चुंबकीय क्षेत्र, ये देखिए ये बाहर की ओर है। अब इसको तो बाहर ऐसे खींच नहीं सकते हैं, 3D में ऐसे बना नहीं सकते, इसको इधर दिखाया गया है। ये चुंबकीय क्षेत्र समझ पा रहे हैं किधर है? ये बाहर की ओर है। बात समझ में आई? विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और ये क्या है? तरंग संचरण की दिशा। तो तीनों परस्पर एक दूसरे के लंबवत है, देख पा रहे हैं? अब ये भी जो है लगातार देखिए तरंगे परिवर्तित होती हैं। तरंगे क्या होती हैं? परिवर्तित होती हैं, समझ गए? तो अब परिवर्तित कैसे होंगी? देखिए पहले 0 से बढ़ करके अधिकतम होगा, देख पा रहे हैं? 0 वही जैसे प्रत्यावर्ती धारा था, ठीक उसी प्रकार से। अभी देखिए रेड कलर में जो दिखाए हैं, इसको अलग अलग करके अलग कलर में इसीलिए कर दिए जिससे स्पष्ट दिखाई दे कि कौन सा विद्युत क्षेत्र और कौन सा चुंबकीय क्षेत्र। अभी देखिए विद्युत क्षेत्र ये ऊपर की ओर है ना, ये पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है, इस प्रकार से लगातार परिवर्तित हो रहा है ये तरंगों के रूप में। और ये क्या हो गया? चुंबकीय क्षेत्र। अब इसमें बनाने के लिए देखिए इतनी बात आप याद रखेंगे कि ये विद्युत क्षेत्र देखिए सीधे दिखाए हैं ना, इधर दिखाए हैं, और चुंबकीय क्षेत्र ऐसे दिखाएं। तो इसमें जो बनाएंगे ये विद्युत क्षेत्र, चलिए साथ में बना के दिखा दे रहे हैं। जब आप बनाएंगे इसको फिगर को इस प्रकार से, तो ये देख रहे हैं विद्युत क्षेत्र है, तो चलिए, और तरंग संचरण की दिशा ये हो गई। अब इसमें विद्युत क्षेत्र पहले दिखा लीजिए, एक एक बना के देख लीजिए। ऐसे विद्युत क्षेत्र हो गया। अब विद्युत क्षेत्र को ऐसे दिखाएं ना, तो इसको इस प्रकार देखिए, इसी के समांतर रेखा खींचनी है, ऐसे है ना, ऐसे ही खींचनी है रेखा। ये लो आपकी विद्युत क्षेत्र हो गई, समझ पा रहे हैं? अब यहाँ जो है इधर इसके बाद अब ये दिशा बदल जाएगी, लेकिन जस्ट इसी की दिशा में होगा, ना कि ऐसे खींच दो, ऐसे खींच दो या फिर ऐसे नहीं खींचना है, समझ पा रहे हैं? ये एकदम जस्ट इसके समांतर खींचना है। कैसे? ऐसे, देखिए ये ऊपर की ओर है ना, जस्ट ऐसे ही, ठीक? ये समझ में आया? और ऊपर की ओर ऐसे दिखा दीजिए, ये आपकी हो गई विद्युत क्षेत्र। समझ में आया नहीं आया? अब दूसरा चुंबकीय क्षेत्र जब दिखाएंगे, ये लो चुंबकीय क्षेत्र, इस प्रकार से दिखा दीजिए। अब चुंबकीय क्षेत्र वाला इसमें देखेंगे, देखिए ये ऊपर विद्युत क्षेत्र हो गया। विद्युत क्षेत्र का आयाम E0 कहते हैं। विद्युत क्षेत्र का आयाम मतलब विद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान, तो ये E0 हो गया। और चुंबकीय क्षेत्र को देखिए ऐसे बाहर दिखाएंगे। अब बाहर तो इसमें दिखा नहीं सकते, इसको इस प्रकार से यहाँ दिखा देंगे ऐसे। ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र का आयाम। अब चुंबकीय क्षेत्र को ऐसे दिखाए हो ना, तो यहाँ भी रेखाएं ऐसे ही खींचेंगे, ये सदिश रूप में इस प्रकार से दिखाओगे। बात समझ में आई ना? अब इसी के समांतर इधर की ओर, समझ में आया ना कैसे बनाना है? और ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है। अरे देखिए ये गलत बनाए, सही, ये लाइन गलत है, क्योंकि इसी के समांतर होना चाहिए। कैसे होगा? ऐसे। बात समझ में आया? विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं? मैक्सवेल ने 1865 में बताया कि परिपथ में उच्च आवृत्ति से धारा के मान में परिवर्तन होता है, तो चारों तरफ ऊर्जा तरंगों के रूप में संचरित होने लगती है। इन्हीं तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। और विद्युत चुंबकीय तरंगों में विशेषता में, विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और तरंग संचरण की दिशा, देख पा रहे हैं? और तरंग संचरण की दिशा तीनों परस्पर एक दूसरे के लंबवत होती हैं। इतना लिख करके ये फिगर जरूर ड्रा करोगे। अगर विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में आए तो ये फिगर जरूर बनाओगे, पूरा नंबर मिलेगा। समझ गए? अब देखना विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषताएं, ठीक है? यहीं छोटा छोटा बता दे रहे हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषताओं में। ये विशेषता में पहली बात तो विद्युत चुंबकीय तरंगों को चलने के लिए
माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। कोई दिक्कत इससे? इतना लिख लेंगे ना, यदि हम इतना लिख रहे हैं तो नोट्स पूरा लिख लेंगे ना। विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। चलिए अब दूसरी बात, विद्युत अच्छा यहाँ से ये विशेषता दो, एक यहाँ से हो जाएगा क्या कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और तरंग संचरण की दिशा परस्पर लंबवत होती है। एक पॉइंट इसमें भी ऐड कर सकते हो। और विशेषता क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो चाल होती है वो प्रकाश की चाल के बराबर, प्रकाश की चाल के बराबर कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है। और इस देखिए वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों वाली बात है ना, तो चुंबकशीलता और वैद्युतशीलता दोनों अगर पता है, समझिए वैद्युतशीलता और चुंबकशीलता दोनों पता है, तो यहाँ एक लाइन और लिख लेंगे आप, विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल जो होती है वो C बराबर 1 कितना, किसी को याद है, μ0ε0। इसको प्रूफ किए हो ना, C का मान इतना होता है। तो ये होती 3 पॉइंट यही हो गया चाल से। चाल से एक पॉइंट और लिख सकते हो, चाल से एक पॉइंट यहाँ और ऐड कर सकते हो कि विद्युत चुंबकीय तरंगों, अच्छा यहाँ से देखिए खुद से बताइए चौथा पॉइंट ये, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम की चाल, या कह लीजिए निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम की चाल, निर्वात के सापेक्ष या वायु के सापेक्ष कोई माध्यम कांच ले लो, अगर चाल निकालना है, देखिए वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक लिए हैं, चाल निकालना है तो चाल के लिए फार्मूला क्या बनेगा, यहाँ फार्मूला कैसे आता है ये बताएं ना, बहुत बार बताएं, बताइए क्या आएगा, कहाँ पे चाल, वायु अथवा निर्वात में चाल बटे कहाँ, माध्यम में चाल। तो माध्यम में चाल मतलब इस विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल, माध्यम में चाल मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल। तो विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल, ये विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल V बराबर, समझिए यहाँ से ये अपवर्तनांक यानी यदि मान लें तो V बराबर क्या आएगा, C/N होती है। देखिए चौथा पॉइंट ये क्या कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल, विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल V बराबर C/N होती है, जहाँ N क्या है, माध्यम का अपवर्तनांक है। समझ में आई बात? चाल से रिलेटेड एक बात और कर लो, 5वां पॉइंट हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल, समझिए विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो चाल होती है वो वैद्युत क्षेत्र के आयाम, विद्युत चुंबकीय तरंगों में, विद्युत चुंबकीय तरंगों में वैद्युत क्षेत्र के आयाम और चुंबकीय क्षेत्र के आयाम के अनुपात, ये बटे में अनुपात के बराबर होती है। ये पॉइंट समझ में आया? विद्युत चुंबकीय तरंगों, विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल जो होती है विद्युत क्षेत्र के आयाम और चुंबकीय क्षेत्र के आयाम के अनुपात के बराबर होता है। ये 5 पॉइंट याद हो गया? चलिए बताइए क्या होगा। पहली बात कि विद्युत चुंबकीय तरंगों, बताइए क्या होगा, विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, और विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल प्रकाश की चाल के बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। अगला, विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल C बराबर इतना होता है, ठीक है। फिर अगला बताएं, विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल C/N के बराबर होती है, जहां N माध्यम का अपवर्तनांक है। किताबी लैंग्वेज से देखेंगे तो बहुत कठिन लगेगा, जिस तरीके से ऐसे बता रहे हैं क्रम से एक एक बातें याद कर लो, ठीक। तो ये N क्या है, माध्यम का अपवर्तनांक। अगला क्या कहेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल विद्युत चुंबकीय तरंगों में ये क्या है, विद्युत क्षेत्र के आयाम और चुंबकीय क्षेत्र के आयाम के अनुपात के बराबर होती है, ठीक। अच्छा, 6वां पॉइंट ये लास्ट कर दीजिए। 2-3 विशेषताएं पूछता है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 विशेषताएं पूछता है, तो 4-5 तो आराम से लिख पाएंगे। 6वीं बात यहाँ से ये समझ लीजिए कि देखिए इसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों है। तो यहाँ देखिए ये ऊर्जा के रूप में संचरित हो रहा है ना, तो विद्युत क्षेत्र का जो ऊर्जा घनत्व होता है, विद्युत क्षेत्र के
ऊर्जा घनत्व और दूसरा चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व। एक बार फिर से कहिए, विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व और चुंबकीय क्षेत्र का की ऊर्जा घनत्व आपस में बराबर होते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों में। यहाँ लिख दें कि हो जाएगा, चलो कहाँ लिखे भाई, यहीं लिख दें, विद्युत क्षेत्र। देखिए कहाँ पे, विद्युत चुंबकीय तरंगों के, विद्युत चुंबकीय तरंगों में, कहिए विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र के ऊर्जा घनत्व, विद्युत क्षेत्र के ऊर्जा, विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व ये किसके बराबर होता है, चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्जा घनत्व के बराबर होता है। तो ये विशेषता हो गई। तो पेपर प्रीवियस ईयर के पेपर उठा करके देख लीजिए, अभी तक पहला प्रश्न जितना हमने बताया इससे रिलेटेड कम से कम 1-2 नंबर का जरूर आया है। कोई भी पेपर देख लो, इतने में से 2-3 प्रश्न, 1-2 प्रश्न तो जरूर मिल जाएगा। समझ रहे हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से नोट करके तैयार कर लीजिएगा, हो जाएगा ना ये। चलिए फिर नोट करिए, अगला तब देखें। वीडियो रोक करके इसको नोट कर लिए होंगे। चलिए अब आगे समझते हैं हम। अच्छा एक चीज़ और यहीं पे समझ लीजिए, देखिए कि विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे। तरंगे 2 प्रकार की होती हैं, आपको पता है, अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं कि वे तरंगे जिनमें तरंग के चलने की दिशा उनके कंपन की दिशा के लंबवत हो, तरंग के चलने की दिशा कंपन के लंबवत हो, वो होती हैं अनुप्रस्थ तरंगे। और जिनमें कंपन की दिशा तरंग के संचरण की दिशा में होती है वो होती है अनुदैर्ध्य तरंगे। तो आपको ये बताना है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं कि अनुदैर्ध्य। अनुप्रस्थ में क्या होती है, तरंग के चलने की दिशा कंपन की दिशा के लंबवत होती है, ठीक है। अनुदैर्ध्य में दोनों एक ही दिशा में होती हैं। तो बताइए कौन सी होगी, बहुत बढ़िया। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होंगी, अनुप्रस्थ तरंगे होती। 6 हो गया ना। 7वां पॉइंट ये लिखिए कि ये जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं वो अनुप्रस्थ तरंगे होती। 7वां पॉइंट क्या कहेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है वो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। क्या होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। अच्छा एक पॉइंट और यहाँ से याद कर लीजिए कि विद्युत चुंबकीय तरंगे देखिए उच्च आवृत्ति से धारा में परिवर्तन के कारण ना, तो धारा में परिवर्तन हो रहा है, कहीं कहीं आवेश प्रवाह की दर भी परिवर्तित हो रही है। तो आवेश परिवर्तित हो रहा है, तो परिवर्तित आवेश को हम कहते हैं त्वरित आवेश। क्या, तो ये जो है त्वरित आवेश के कारण उत्पन्न होती है। ये प्रश्न बहुत पूछा गया, त्वरित आवेश के द्वारा क्या उत्पन्न होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे त्वरित आवेश से उत्पन्न होती हैं या और किसके कारण उत्पन्न होती हैं, ऑब्जेक्टिव दिया रहता है ना, ऑप्शन दिया रहता है। तो ये याद रखिए कि त्वरित आवेश के कारण भी विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। ये विशेषता 8 विशेषताएं हो गई। 2, 4, 5 तो भूलते भूलते आपको 2, 4 तो याद रहेगा ही, यदि आपने यहाँ पे नोट कर लिया है देख करके समझ करके, ठीक। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। ये दूसरा क्या कर रहे हैं, विस्थापन धारा क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों महसूस की गई, एम्पियर मैक्सवेल समीकरण प्राप्त कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसकी आवश्यकता क्यों महसूस की गई पहले इसको समझेंगे, फिर इसी से आपकी निकल करके आएगी विस्थापन धारा की परिभाषा, और फिर परिभाषा के बाद हम निकालेंगे एम्पियर मैक्सवेल समीकरण, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। पहले समझिए बात कुछ कि विद्युत धारा, देखिए समझिए, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। पहली बात तो समझना, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक। फिर विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, समझिए कि विद्युत धारा से, देखिए यहाँ से क्या मिलेगा हमको, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करने से, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करने से क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन मतलब फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता मतलब फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और जब फ्लक्स में परिवर्तन होता तो
प्रेरित विद्युत वाहक बल, फिर प्रेरित धारा बनने लगती है। तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करने से क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है, या कह लीजिए विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। विद्युत क्षेत्र कह दें, अच्छा लगेगा। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करने से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक, अब प्रश्न ये उठता है, जो प्रश्न उठता है वही इसकी आवश्यकता है। प्रश्न ये उठता है कि यदि विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन करें तो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन करने से क्या होगा। तो विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन करने से देखा गया कि एक धारा बहने लगती है। विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन करने से एक धारा बहने लगती है, और इसी धारा को हम कहते हैं विस्थापन धारा। क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे विस्थापन धारा। बात समझ में आई। अब देखिए विस्थापन धारा की परिभाषा मिल गई आपको। विस्थापन धारा की परिभाषा क्या मिला कि समय के साथ विद्युत क्षेत्र, देखिए समझ लीजिए, पहले फिर लिखे हम, समय के साथ विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन करने से जो धारा उत्पन्न होती है उसे विस्थापन धारा कहते हैं। या दूसरे शब्द में कहिए कि वह धारा जो समय के साथ साथ विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन करने से उत्पन्न होती है विस्थापन धारा कहलाती है। तो दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं, जहाँ से लिखना चाहें। तो पहली बात देखिए, यहाँ क्या लिखें, विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन करने से जो धारा उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, विस्थापन धारा कहते हैं, से विस्थापन धारा कहते हैं। ठीक, दूसरे शब्द में आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि वह धारा जो समय के साथ साथ विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है विस्थापन धारा कहलाती है। जो आपको अच्छा लगे लिख लीजिए। देखिए 2 बार 3 बार इसको सुन लेंगे तो ये परिभाषा अपने आप ही याद हो जाएगी, आपको लिखने और याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, ये लीजिए विस्थापन धारा यहाँ पे परिभाषित कर लिए। और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, समझ में आया कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव और विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वारा से स्पष्ट होता है कि विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है और चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तन करने से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो प्रश्न ये उठता है, आवश्यकता ये पड़ी है कि विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन करने से क्या, विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन करने से क्या होगा, विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन करने से क्या होगा, ये आवश्यकता पड़ी विस्थापन धारा की। तो क्या निकल के आया कि विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन करने से जो धारा उत्पन्न होती है उसे विस्थापन धारा कहते हैं। समझ में आया विस्थापन धारा की परिभाषा और आवश्यकता, ये समझ हो गया। अब देखते हैं एम्पियर मैक्सवेल समीकरण। तुरंत भाई बहुत मार मारो। ये आवश्यकता क्यों पड़ी। अब देखिए एम्पियर का मैक्सवेल समीकरण अब हम लोग प्राप्त करेंगे कैसे, ये विस्थापन धारा इससे प्राप्त कर लेंगे, किससे, संधारित्र की सहायता से। तो पहले मान लीजिए कि माना संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल, प्लेटों का क्षेत्रफल ए व आवेश Q है। तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेटों के बीच की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
ये तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कितना आएगा भाई? E बराबर मिलेगा, क्या होता है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ एक बात बता दीजिए कि सिग्मा क्या है? सिग्मा आवेश का पृष्ठीय घनत्व है। क्या है? आवेश का पृष्ठीय घनत्व है। अब यहाँ पे हम लिख देंगे आवेश का पृष्ठीय घनत्व कितना होता है, और उसी का मान यहाँ पे हम रख लेंगे। सो समीकरण बना दे क्या पहले? चलिए समीकरण 1 इसको बना लीजिए, फिर आवेश का पृष्ठीय घनत्व लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे आवेश का पृष्ठीय घनत्व। आवेश का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा बराबर क्या मिलेगा? Q अपान A, यही ना। अब ये देखिए, यह मान समीकरण 1 में रख लें। ये लिखेंगे यह मान समीकरण 1 में रखने पर, देख रहे हैं कितना आसान है। पहले तो मान लीजिए प्लेटों के क्षेत्रफल, उसमें आवेश, ठीक है, फिर प्लेटों के बीच की वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता ही है। अब सिग्मा का मान निकाल लिए, वही रख देंगे अब इसमें। तो जब रखेंगे तो E का मान कितना मिल जाएगा? E बराबर मिल गया सिग्मा की जगह Q बटे A, समझ रहे हैं, और नीचे क्या है? एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट Q बटे A। ये हो गया भैया। अब यहाँ से गुणा कर लीजिए, तो Q बराबर क्या आएगा? यहाँ गुणा करिए तो सिग्मा E A, ठीक, ये मिल गया। इसको बना लीजिए समीकरण कितना? 2। अब क्यों मिल गया भैया? तो आवेश प्रवाह की दर को हम कहते हैं विस्थापन धारा। क्या कहते हैं? विस्थापन धारा। तो आवेश में परिवर्तन करेंगे, यानी यह क्या है? चुंबकीय, ये विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ से इसके लिए हमको लिखना होगा, आवेश में परिवर्तन करने से जो धारा उत्पन्न होगी ना, उसी को कहेंगे विस्थापन धारा। कैसे करें? प्लेटों के बीच, चलिए पूरी बात लिख देते हैं। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र परिवर्तन, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र परिवर्तन करने के कारण बहने वाली विद्युत धारा, बहने वाली विद्युत धारा। अब ये विद्युत धारा जो होगी, इसी धारा को हम कहेंगे विस्थापन धारा। क्या कहेंगे? विस्थापन धारा। अब यहाँ से ये जो विस्थापन धारा प्राप्त होगी ID बराबर क्या होगा? ये देखिए आवेश dQ अपान dt से मिलेगा भैया, समझ रहे हैं? आवेश प्रवाह की दर को ही तो विद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ से मिलेगा ID बराबर, Q का मान रख लीजिए, कहाँ से? समीकरण 2 से। Q का मान रखने पर, अब Q का मान जब रखेंगे तो क्या है? ये एप्सिलॉन नॉट EA है ना, EA। यहाँ वैद्युत फ्लक्स ले आना है भैया, वैद्युत फ्लक्स का मान फाई बराबर EA होता है ना, तो पहले यही निकाल लेना चाहिए था विद्युत फ्लक्स। प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स, यहाँ लिख लेंगे पहले, प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स। चलिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं।
यहाँ लिखेंगे इतना, ये दूसरा समीकरण बनाने के बाद लिखेंगे प्लेटों के बीच वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या आएगा, E इंटू ए। ठीक है, फाई का मान E इंटू ए। अब वही E इंटू ए की जगह यहाँ फाई रख दीजिए, तो आपका आएगा वैद्युत फ्लक्स आई E कर लीजिए। तो यहाँ से Q बराबर आपको मिल जाएगा क्या, इसको लिखते हैं ब्लैक से, Q बराबर मिल गया एप्सिलॉन नॉट इंटू फाई E। अब ये समीकरण बना लीजिए 3। ठीक है, अब यहाँ समीकरण 3 से Q का मान यहाँ पे रख देंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखिए क्या मिला, ये वाला एप्सिलॉन नॉट फाई E, और बटे में क्या लिखना है, dt। तो आई डी बराबर आएगा फाई E डी एप्सिलॉन नॉट को बाहर करिए, डी फाई E अपान dt। तो ये मिल गया आपका एम्पियर मैक्सवेल समीकरण। ठीक, ये प्राप्त हो गया एम्पियर मैक्सवेल समीकरण। ठीक, इस प्रकार से ये देखिए विस्थापन धारा हो गई। कैसे क्या होती है कि वह धारा जो समय के साथ साथ विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है, विस्थापन धारा कहलाती है। आवश्यकता इसको क्यों पड़ी कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव और विद्युत चुंबकीय प्रेरण से यह स्पष्ट होता है कि विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो प्रश्न ये उठता है कि विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन करने से क्या होगा। तो विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन करने से क्या होगा, ये इसकी क्या है, आवश्यकता है। तो विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन करने के कारण क्या होता है, जो धारा उत्पन्न होती है उसी को हम विस्थापन धारा कहते हैं। ठीक है, अब विस्थापन धारा जो है इसकी सहायता से हम निकालेंगे विस्थापन धारा। अब विस्थापन धारा कैसे प्राप्त किया, समझिए। पहले मान लिए कि प्लेटों का क्षेत्रफल समान, इस संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल A है और इसमें आवेश Q है। तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट आ गया, और सिग्मा का मान क्या हुआ, Q अपान A। अब जब यहाँ रखेंगे Q अपान A तो मिलेगा इस प्रकार से ना, एप्सिलॉन की जगह Q अपान A रख दिए। ठीक है, तो यहाँ से Q बराबर एप्सिलॉन नॉट E इंटू A आ गया। ठीक, अब ये Q का मान जो है इस प्रकार से मिल गया। प्लेटों के बीच वैद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे। वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर E इंटू ए होता है, आपको पता है ना, फाई बराबर क्या, E A cos थीटा। तो फाई E अधिकतम मान जो है E A रख देंगे, तो E A की जगह यहाँ रख दीजिए फाई, ये तो एप्सिलॉन नॉट इंटू फाई आ गया। अब क्या करेंगे, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र परिवर्तन करने के कारण जो धारा उत्पन्न होगी वो धारा निकाल लेंगे। ये देखिए आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहते हैं, ये धारा आएगी। Q का मान यहाँ से रखिए, एप्सिलॉन नॉट को बाहर कर दीजिए, ये आ गई आपका एम्पियर मैक्सवेल समीकरण प्राप्त हो गया। यहाँ एक लाइन आप लिखेंगे कि यही जो है क्या है, एम्पियर मैक्सवेल समीकरण है। यही क्या है, एम्पियर मैक्सवेल समीकरण है। तो इस प्रकार से ये आपका दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि ये भी आपका तैयार हो गया होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। ये विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के व्यापक स्पेक्ट्रम का एक नामांकित चित्र बनाइए, प्रत्येक का तरंगदैर्घ्य परास लिखिए। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। अब ये देखिए एक एक चीज़ को अच्छे से समझते हैं। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों को उनकी तरंगदैर्घ्य, चलिए परिभाषित करके यहाँ लिखते चल रहे हैं। ठीक है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। विद्युत चुंबकीय तरंगों को उनके तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम में रखने से जो श्रेणी प्राप्त होती है,
रखने से जो श्रेणी प्राप्त होती है, जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? प्राप्त होती है उसे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। समझ में आया? ये आपकी जो है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या है, ये परिभाषा हो गई। अब समझिए, देखिए विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में क्या है, बात ये है, आपको पता है कि दृश्य प्रकाश की जो होता है, दृश्य प्रकाश में जो है वो लाल रंग से लेकर के कहाँ तक होता है? लाल रंग से बैगनी रंग तक। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है, लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है, बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य कम होती है। तो पहले लीजिए बैगनी रंग, फिर लाल रंग, ठीक है। और इन दोनों की तरंग दैर्घ्य के अंतर कितना होता है? ये होता है 3900 से 7800 एंगस्ट्राम, या कहीं कहीं आपको मिल जाएगा ये 4000 एंगस्ट्राम से 8000 एंगस्ट्राम तक, ठीक। ये अब ध्यान से यहीं थोड़ी बातें समझ लीजिए जिससे आपको अच्छे से याद आ जाए। देखिए बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य कम होती है, लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है। इनमें जो प्रकाश हमको दिखाई देता है, जिसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, वो क्या कहाँ से कहाँ तक होता है? बैगनी से लाल। अब बैगनी रंग की जो तरंग दैर्घ्य है, इससे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश वो भी नहीं दिखाई देगा, और लाल रंग की जो तरंग दैर्घ्य है, इससे अधिक तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश भी नहीं दिखाई देगा। तो इन दोनों के बीच की तरंग दैर्घ्य के रेंज में जो प्रकाश होता है, जो दिखाई देता है, उसको हम कहते हैं दृश्य स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं? दृश्य स्पेक्ट्रम। और बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य से कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश और लाल रंग की तरंग दैर्घ्य से अधिक तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश का स्पेक्ट्रम जो प्राप्त होता है, वो अदृश्य स्पेक्ट्रम होता है। बात समझ में आई? तो चलिए तो फिगर के माध्यम से इसको आपको अच्छे से अब समझा देते हैं, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंगें समझ लिए ना, क्या होता है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम? क्या होता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों को उनके तरंग दैर्घ्य के बढ़ते क्रम में रखने से जो श्रेणी प्राप्त होती है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहलाती है। अब विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को देखिए फिगर के माध्यम से और ये ट्रिक के माध्यम से इसको हम अच्छे से याद रखते हैं, इससे रिलेटेड प्रश्न बहुत आता है, ठीक है। तो ये तरंगे कौन कौन सी होती हैं? देखिए यहाँ विजुअल तरंगे हम लिख दिए हैं, दृश्य प्रकाश, विजुअल तरंगे, दृश्य प्रकाश। इनकी तरंग दैर्घ्य कहाँ से कहाँ तक होती है? अभी बताया 4000 से 8000 एंगस्ट्राम तक। कितने तक? 4000 से 8000 एंगस्ट्राम तक। समझ रहे हैं? तो ये होता है आपका दृश्य प्रकाश। अब ये इससे कम तरंग दैर्घ्य वाला, देखिए जो दृश्य प्रकाश है, इससे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश इधर क्रम से हो गया। कौन कौन होता है? इसके अंतर्गत कौन कौन से स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं? ये पराबैंगनी विकिरण, ठीक है। पराबैंगनी जिसको बोलते हैं अल्ट्रावायलेट विकिरण, ठीक है। इसकी खोज जो है किसने? रिटर ने किया था। और दूसरी यक्स किरणें रंजन ने किया था इसकी खोज। फिर इसके बाद है गामा किरणें, जिसकी खोज बैकुरल और क्यूरी ने किया, ठीक है, गामा किरणें। अब इनकी तरंग दैर्घ्य देखिए, ये जो है आप यहाँ क्रम से 2-2 घात को कम करते हुए लिख दीजिए, है ना। कैसे? 10 की घात -7 लिखिए, -9 लिखिए, -11, -13, इसी के रंज के बीच में इनकी तरंग दैर्घ्य होती है। मोटा मोटा याद करने का तरीका इतना ही हो जाएगा। अब फिर इधर ये आपका लाल रंग की तरंग दैर्घ्य से अधिक तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश, ये अधिक तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश क्रमशः हो जाएगा कौन कौन? लाल रंग की तरंग दैर्घ्य से अधिक, लाल से अधिक वो अवरक्त हो जाएगा। लाल जो दिखाई देता है, लाल से भी ज़्यादा लाल जो हो जाता है। देखिए जब आप देखे होंगे वो जब लोहे को ज्वाइन करने के लिए क्या करते हैं, नहीं याद आ रहा यार, वो वेल्डिंग करने के लिए जब जोड़ते हैं लोहे को, तो उसमें जो स्पार्क उत्पन्न होता है वो कैसा होता है? अवरक्त होता है। वो लाल से भी ज़्यादा होता है। उसको थोड़ी देर देख लीजिए तो क्या होता है, सामान्य तौर पर आपको दिखाई कम देने लगता है।
तो अवरक्त प्रकाश यानी लाल रंग की तरंग दैर्ध्य से अधिक तरंग दैर्ध्य वाला जो होता है वो अवरक्त विकिरण होता है, इंफ्रारेड रेडिएशन होता है। इसको हर्शेल ने किया था इसकी खोज। फिर इसके बाद आगे है सूक्ष्म तरंगे, माइक्रोवेव। इसकी खोज हर्ट्ज ने किया था, माइक्रोवेव। ठीक है, सूक्ष्म तरंगों से अधिक तरंग दैर्ध्य किसका होता है? रेडियो तरंगों की। रेडियो तरंगों की खोज किसने किया था? मार्कोनी ने। ठीक है, तो ये बातें आपको अच्छे से याद रखनी। अब कौन सी तरंगे क्रम से हैं, इसको इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग समझेंगे। क्या? अपने मामा की यक्स यूवी कार सीखने के लिए आई एम रेडी, मैं रेडी हूँ। मामा से समझ लीजिए गामा किरण हो गई, जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे क्या होती है? सबसे कम होती है। गामा किरण की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। और गामा किरण की तरंग दैर्ध्य से अधिक किसकी होती है? यक्स किरणों। देखिए, यदि पूछा जाए इनकी तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम लिखिए या घटता हुआ क्रम लिखिए, तो इस ट्रिक की सहायता से आप आसानी से लिख सकते हैं। या यही प्रश्न जो है देखिए ऐसे भी पूछा है, यहाँ पे हम नोट नहीं किए हैं। पूछता है कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का सचित्र वर्णन कीजिए। तो सचित्र वर्णन करने के लिए ये इस प्रकार से विजुअल दिखा दीजिए और इधर सभी तरंगों को अलग अलग लिखा दीजिए। तो कौन कौन तरंगे आप दिखाएंगे? पहले गामा तरंग दैर्ध्य, जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम। फिर यहाँ लिखें क्या? यक्स किरण। फिर यू यानी अल्ट्रा वायलेट पराबैंगनी किरण आ जाएगी। फिर विजुअल तरंगे आ जाएंगी आपकी। विजुअल तरंगे मतलब दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश फिर आई एम रेडी, आई से इंफ्रारेड, एम से माइक्रोवेव। ठीक है, इंफ्रारेड रेडिएशन, माइक्रोवेव। फिर रेडी मतलब रेडियो वेव। तो ये क्रम से जो है आपकी ये तरंगे हो जाएंगी। समझ में आया? मामा से गामा, यक्स से यक्स किरण, अल्ट्रा वायलेट पराबैंगनी, विजुअल दृश्य प्रकाश, आई इंफ्रारेड यानी आपकी ये अवरक्त विकिरण, यम से माइक्रोवेव यानी सूक्ष्म तरंगे, फिर रेडियो तरंगे। ये क्रम से है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में एक एक बातें ये भी आपको अच्छे से नोट करना है, याद करना है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के ये कौन कौन सी तरंग का नाम और उसके आविष्कारक का नाम यहाँ पे है। ठीक है, ये गामा किरण यानी इसकी खोज जो है बैकुरल ने किया और क्यूरी ने मिल करके ये 1996 में। ठीक है, ये आवृत्ति का प्रकाश 3×10⁻22 से 3×10⁻18 तक, और तरंग दैर्ध्य का प्रकाश 10⁻−14 से 10⁻−11 के रेंज में होगा। ठीक, 10 के रेंज में होगा। और इसका स्रोत क्या है? गामा किरणें कहाँ से उत्पन्न होती हैं? परमाणुओं के नाभिकों के विघटन से। परमाणुओं के नाभिक का विघटन होता है, जिसको क्या कहते हैं? किसका नाभिक का विघटन होता है? जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात अधिक होता है। मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का अंतर जिनमें अधिक होता है वो रेडियो एक्टिव किरणों का उत्सर्जन करती हैं, और गामा एक प्रकार की रेडियो एक्टिव किरण है। समझ में आया? तो नाभिक से क्या होता है? रेडियो एक्टिव किरणें निकलती हैं, और गामा किरण जो है एक प्रकार की रेडियो एक्टिव किरण है। ठीक है, तो परमाणु के नाभिकों के विखंडन से ये प्राप्त होती है। ठीक, और इसका गुण क्या है? फोटोग्राफिक प्लेट पर रासायनिक क्रिया करना, प्रतिदीप्त स्फरदीप्त उत्पन्न करना, आयनीकरण, विवर्तन, उच्च विभेदन क्षमता। अच्छा, एक बात और यहाँ से समझ लीजिए भैया, विभेदन क्षमता के बारे में भी। तो गामा किरणें जो है इनकी चाल अधिक होती है, गामा किरणों की चाल अधिक होती है, इसकी चाल और कम। चाल क्रमशः घटते क्रम में हो गई, चाल क्रमशः घटते क्रम में हो गई। ठीक है, और तरंग दैर्ध्य क्रमशः बढ़ते क्रम में। तरंग दैर्ध्य किसकी सबसे ज़्यादा होती है? रेडियो तरंगों की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है। जैसे जैसे इधर आएंगे तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगी, जैसे जैसे इधर जाएंगे तरंग दैर्ध्य कम होती जाएगी। तरंग दैर्ध्य कम होती जाएगी और चाल बढ़ती जाएगी। तो गामा किरणों की चाल ज़्यादा होती है, तरंग दैर्ध्य कम होती है। रेडियो एक्टिव किरणों की तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है, चाल कम होती है। समझ गए? तो आप अंतर में इतनी बात आप आसानी से लिख सकते हैं। तो गामा किरण की चाल सबसे ज़्यादा होती है। अब यक्स किरण के बारे में यदि चाल के बारे में आप लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे कि गामा किरण से चाल कम होती है, और विभेदन क्षमता भी जो है गामा किरण की विभेदन क्षमता। अच्छा देखिए, चाल अगर ज़्यादा है, ज़्यादा चाल से ज़्यादा तेज़ी से तीर चलाएंगे आप, तो किसी में छेद करना है तो वो ज़्यादा छेद करेगा कम छेद करेगा? तेज़ी से चलाए हैं
तो ज़्यादा छेद करेगा, जाहिर सी बात है। तो जिसकी चाल ज़्यादा होगी उसकी विभेदन क्षमता भी ज़्यादा होगी। तो गामा किरण की चाल, विभेदन क्षमता दोनों ज़्यादा होती है, ठीक। और यक्स किरण की बात जहाँ तक किया जाए तो गामा किरण से चाल यक्स किरण की कम होगी, विभेदन क्षमता भी गामा से कम होगी और परावैंगनी से ज़्यादा होगी। जैसे जैसे जाएंगे तो इस प्रकार से ज़्यादा कम कम ज़्यादा करके आप आसानी से ये गुण में भी लिख सकते हैं, ठीक। अच्छा, यक्स किरणें जो, ये गामा किरणें जो होती हैं ये आयनीकृत करती हैं, आयनित भी करती हैं। अब विवर्तन उच्च विभेदन क्षमता होती है, बताया ना कि विभेदन क्षमता इनकी अधिक होती है। आवेश रहित होती है, इनमें कोई आवेश नहीं होता है, ठीक। इनका उपयोग कहाँ होता है? कैंसर के इलाज में होता है, परमाणु के नाभिक की संरचना को जांचने में होता है, ठीक। चलिए, अब यक्स किरण के बारे में ये आवृत्ति हो गई, ये तरंग दैर्ध्य हो गया। तीव्रगामी इलेक्ट्रॉनों के भारी लक्ष्य पर टकराने से उत्पन्न होती हैं, ठीक है। तेजी से इलेक्ट्रॉन जब किसी भारी लक्ष्य से टकराता है, ठीक है, तेजी से इलेक्ट्रॉन जब टकराता है तो उससे यक्स किरणें उत्पन्न होती हैं। और इनकी देखिए, अभी हमने बताया ना कि ये देखिए कहाँ गया, भेदन क्षमता और चाल के बारे में। तो बताया कि गामा किरण की चाल ज़्यादा है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि गामा किरण, ये यक्स किरण की चाल गामा से कम होती है और भेदन क्षमता भी गामा किरण से कम होती है। आयनीकरण करने की क्षमता इसमें अधिक होती है, क्योंकि इसमें देखिए कोई आवेश नहीं होता, तो जब आवेश नहीं होता तो ये कम आयनित कर पाएंगी। यहाँ आवेश आ गया, यक्स इलेक्ट्रॉन है, तो ये आयनित करने की क्षमता यहाँ अधिक हो जाएगी। तो गुण आप आसानी से कम ज़्यादा ज़्यादा कम करके आसानी से याद कर पाएंगे, ठीक है। और उपयोग क्या होगा? शरीर में हड्डी टूटने, फेफड़ों के रोग, शरीर में छुपी हुई गोली आदि का पता लगाने में, समझ रहे हैं। शरीर के अंदर जो है वो एक्सरे किया कराया जाता है, आप समझते हैं ना, तो अंदर क्या है वो पता चल जाता है, तो ये उपयोग इसका हो गया। अब अगला देखते हैं परावैंगनी किरणें, ठीक। परावैंगनी किरणों में हम समझेंगे, ये परावैंगनी किरणों में ये आवृत्ति हो गई, ये हो जाएगी तरंग दैर्ध्य। और स्रोत क्या है? सूर्य। परावैंगनी किरणें कहाँ से निकलती हैं? सूर्य से, या विद्युत आर्क कराने से, स्पार्क कराने से उत्पन्न होती हैं, ठीक है। और इनकी तरंग दैर्ध्य जो है इन सबसे ज़्यादा होती है, ठीक। गुण के बारे में क्या कहेंगे? तरंग दैर्ध्य जो है गामा और यक्स से अधिक होती है, चाल गामा और यक्स से कम होती है, गामा किरण और यक्स किरण से कम होती है, और भेदन क्षमता भी गामा किरण और यक्स किरण से कम होती है, ठीक। चलिए, तो ये गुण हो गया आपका। प्रकाश विद्युत प्रभाव ये उत्पन्न करती हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव मतलब धातु की सतह पर जब ये परावैंगनी किरणें पड़ती हैं तो धातु से इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है, इलेक्ट्रॉन प्रवाह से विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत। प्रकाश के आने से विद्युत धारा उत्पन्न हो गई, प्रकाश विद्युत प्रभाव हो गया, ठीक है। और ये नकली दस्तावेजों तथा खाने की वस्तुओं के संरक्षण में किया जाता है इसका उपयोग, ठीक। चलिए, ये 3 किरणें हो गई। अब आप बाकी की किरणों के बारे में भी समझ लेते हैं। दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश की तरंग आवृत्ति जो है 8 × 10⁻14 से 4 × 10⁻14 हर्ट्ज होती है, और इनकी तरंग दैर्ध्य जो है 4 × 10⁻7 से 8 × 10⁻7 मीटर के बीच में होता है। बताया ना, 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच। और ये दृश्य प्रकाश आयनित गैसों तथा ताप दीप्त वस्तुओं के द्वारा उत्पन्न होती हैं। और इनमें गुण कौन सा होता है दृश्य प्रकाश में? दृश्य प्रकाश के गुण के बारे में तो आप पूरा चैप्टर में पढ़ रहे हैं सब चीज़ ना। क्या होता है? परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, प्रकाश का विद्युत प्रभाव, फोटोग्राफिक क्रिया तथा दृष्टि संवेदन उत्पन्न करती हैं, ठीक है। और उपयोग इसका कहाँ होता है? अणुओं की संरचना का पता लगाने में। अणुओं की संरचना या वस्तु को देखने में भी उपयोग होता है दृश्य प्रकाश का। यदि दृश्य प्रकाश नहीं होगा तो हम आपको कैसे देख पाएंगे? आप हमको नहीं देख पाएंगे या दृश्य प्रकाश नहीं हुआ तो। अगला देखिए अवरक्त विकिरण। अवरक्त विकिरण की तरंग दैर्ध्य और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। और ये कैसे उत्पन्न होती है? गर्म वस्तुओं से या सूर्य से उत्पन्न होती हैं। और फिर इनके गुण क्या हैं? ताप पुंजों, उष्मीय प्रभाव, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, फोटोग्राफिक क्रिया से उत्पन्न होती हैं। उपयोग क्या होता है? पौध घरों में पौधों को गर्म रखने में होता है, ठीक है। अगला सूक्ष्म या माइक्रो तरंगे। तरंग दैर्ध्य 3 × 10⁻11 से 1 × 10⁻9 हर्ट्ज होती है। तरंग दैर्ध्य 1 × 10⁻3 से 3 × 10⁻1 होती है। और मैग्नेट्रॉन नामक निर्वातित नलिका में 2 लीटर धारा प्रवाहित करने से उत्पत्ति होती है, ठीक है। 2 लीटर धारा मतलब जिसका मान परिवर्तित हो रहा है, ऐसी धारा को निर्वात में, नलिका ऐसी है, नलिका जो है वो निर्वात में कर दी गई है और उसमें जो है धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो ये सूक्ष्म तरंगें उत्पन्न होती हैं, ठीक। चलिए
अब जो है इनके गुण के बारे में समझ लेते हैं। ये अभिग्राही परिपथों में के गैसों में स्पार्क उत्पन्न करती हैं, ये उत्पन्न करती है, ये इसके गुण हैं। और यदि गुण लिखना चाहें तो ये बताएंगे आप कि सूक्ष्म तरंगों की तरंग दैर्ध्य जो होती है इन सबसे कम होती है, ठीक है, और चाल तरंग दैर्ध्य जो है ज़्यादा होती है अन्य तरंगों से। अभी तक जो इतना बताया हम, उन तरंगों से इनकी चाल जो है, तरंग दैर्ध्य जो है वो ज़्यादा होती है। चाल तरंग दैर्ध्य और चाल भी ज़्यादा होती है। चाल ज़्यादा होगी तो ये तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगी और ये जो है क्या बोलते हैं, भेदन क्षमता इनकी कम होती जाएगी, चाल कम होती जाएगी। चाल कम हो जाएगी, तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगा और भेदन क्षमता भी क्या होगी, भेदन क्षमता कम होती जाएगी, ठीक। अब फिर रेडियो तरंगे समझिए। रेडियो तरंगों में क्या होता है, इनकी आवृत्ति ये हो गई, ये तरंग दैर्ध्य हो गया, दोलित्र वैद्युत परिपथों से उत्पन्न होती हैं, परावर्तित अपवर्तित तथा विवर्तित होती हैं ये, ठीक है। और इनका उपयोग रेडियो तथा टीवी के संचरण में होता है, ठीक। रेडियो तरंगे, रेडियो टीवी आदि का संचरण इसी के द्वारा होता है, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो है विशेषताएं हो गई। कुछ विशेषताओं को यहाँ से आप ऐसे समझिए कि चलिए, तो वैसे तो लगभग विशेषताओं को सब हमने बता ही दिया, ठीक है। तो इतना आपको इसमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो ये पूरा चैप्टर आपका इस तरीके से कंप्लीट हुआ। अब जो है बाकी के प्रश्नों को, या ये फर्स्ट पेपर आपका इस तरीके से 3 लास्ट खत्म हुआ। शुरुआत के जो चैप्टर बचे हुए हैं उनको एक एक करके उनको पढ़ाएंगे। अब केमिस्ट्री पर आते हैं। केमिस्ट्री का एक एक चैप्टर वाइज शुरुआत से हम लोग डिस्कस करेंगे। ऐसे ही सारा चैप्टर का इम्पोर्टेंट जितना भी पूछा जाता है सब कुछ एक ही बार में पढ़ेंगे। चलिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।